Hello and welcome to the Diplomatic Answers with me, Shumaila Aslam. Today we have with us an entrepreneur, a philanthropist, and one of the most eminent personalities of Pakistan, an honorary Consulate General of Morocco, Mr. Mirza Ishtiaq Beg. How are you doing, sir? A very welcome to our show. I am fine, Shmaila. Thank you so much for the kind words and welcome to the Moroccan Consulate. Thank you so very much, sir. It's our absolute honor for you having us over here. Thank you so very It's a much. pleasure for me too. मूविंग ऑन सर, हमें प्लीज़ ये बताइएगा कि एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ जब कॉन्सुलेट जनरल का एजाज़ी कॉन्सुलेट जनरल का अहदा आपके साथ जुड़ा तो आपको कैसा महसूस हुआ और क्या आप ये महसूस करते हैं कि अब आप अपने वतन को बेहतर अंदाज में सर्व कर सकेंगे? बिल्कुल शुमाइला, मेरा तो मेन जो कैप मैं पहना हुआ हूँ डेट इज़ आई एम ए लीडिंग बिजनेसमैन जी। और मोरक्को का मेरा जो ताल्लुक जुड़ा वो तकरीबन कोई 30 ईयर्स अगो, जब हमारी कंपनी जो थी मोरक्को में डेनिम काफ़ी एक्सपोर्ट कर रही थी और मेरा आना जाना हुआ। और जब मैंने पहली बार मोरक्को को विज़िट किया तो आई फेल इन लव विद दैट कंट्री। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। इट्स नॉट that I am their honorary consul general, that's why I am praising Morocco, but it's a beautiful country। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोरक्को के लोग बड़े प्यार करने वाले हैं। टर्की और मोरक्को ये दो कंट्री हैं दुनिया में जहाँ पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत की जाती है। अगर किसी को वहाँ पे ये पता लगे कि आप पाकिस्तान से हैं तो वो आपको अपने घर इनवाइट करेंगे, खाना खिलाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब इंडिपेंडेंस मोरक्को को मिल रही थी तो पाकिस्तान ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। जैसे आपको मालूम है कि मोरक्को इज़ एन अफ्रीका के नॉर्थ अफ्रीका के नेक्स्ट टू स्पेन है, यानी कि देर इज़ जस्ट वाटर चैनल इन बिटवीन स्पेन विच इज़ यूरोप एंड मोरक्को, और आधे घंटे के अंदर यू क्रॉस दिस चैनल एंड यू आर इन यूरोप। और मोरक्को जो कंट्री है तारिक बिन ज़ियाद का है, इब्न बतूता का है, और बड़ी इनकी हिस्ट्री है, मतलब इज़ अ वेरी हिस्ट्रिकल प्लेस। और लोग भी बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। और पाकिस्तान को जब आज़ादी 47 में मिली है, इनको हमारे से 5 साल बाद आज़ादी मिली और यहाँ पे फ्रेंच जो थे वो रूल कर रहे थे मोरक्को में। यही वजह है कि अरबी के अलावा वहाँ पे फ्रेंच जो है लैंग्वेज वो बोली जाती है। Very well explained, sir. It was just a very quick tour to history. Thank you so very much. सर, मोरक्कन लोगों के कल्चर से इंस्पायर्ड होकर या उनके लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहें कि पाकिस्तानी शहरियों के भी लाइफस्टाइल में शामिल हो सके? देखिए, काफ़ी चीज़ें हमारी सिमिलरिटी बहुत है पाकिस्तान के लोगों में और मोरक्को में। एक तो क्योंकि मुसलमान कंट्री है, अरब कंट्री है, और मोरक्को के जो बादशाह हैं जिनका फ़ोटोग्राफ ये लगा हुआ है, इनका ताल्लुक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली से है, यानी कि इनका शुजरा ख़ानदान जो है वो मिलता है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दुनिया में सिर्फ दो बादशाह हैं, एक जॉर्डन का किंग और एक मोरक्को का किंग, जिनका शजरा नसब जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। अच्छा, इनका क्योंकि अरब कंट्री है, मुसलमान कंट्री है, तो ये इनका कल्चर काफ़ी हद तक हमसे मिलता है। बड़े माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, बड़ों का प्यार करते हैं, साथ रहने को पसंद करते हैं, बड़ा अदब है लोगों का। और बड़ी खूबसूरत वहाँ पे मॉस्क हैं, खाना इनका बहुत अच्छा है, कुछ टेस्ट हमारे पाकिस्तानी खानों से भी इसका अंदर मिलता है। और जब मैंने कहा है कि मोरक्कोस जो हैं वो फितरती उनके अंदर ये है कि बहुत प्यार और मोहब्बत उनके अंदर है, और बड़ा आपसे जिस गर्मजोशी से वो मिलते हैं आपको। देखिए, जब हम यूरोप वगैरह या अमेरिका जाते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमारे साथ उनका ट्रीटमेंट वो नहीं है जो हम डिज़र्व करते हैं, मगर यहाँ पे जाके आपको प्राउड फील होता है कि जी आप पाकिस्तान से हैं और ये लोग इतना आपको प्यार और मोहब्बत और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। Sir, being the Consul General who serves as a representative and speaks on behalf of his state, what was your stance developing an up-close relationship between these two Muslim countries, Morocco and Pakistan? आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 100 के करीब मोरक्कन फैमिलीज़ रह रही हैं, और तकरीबन कराची में ही तकरीबन कोई 30-35 के करीब मोरक्कन फैमिलीज़ हैं। व्हेन आई से मोरक्कन फैमिलीज़ मीन्स मोरक्कन गर्ल्स मैरिड टू पाकिस्तानी। तो हमारी एक किस्म के वो मुझे अपने गार्डियन समझते हैं, हमारा उनसे मिलना जुलना भी रहता है। साथ ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये भी है
कि किस तरह बायलैटरल ट्रेड को इजाफा किया जाए। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान एंड मोरक्को का जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $500 बिलियन $500 मिलियन तक पहुंच चुका है। जब 15 साल पहले मैंने मोरक्को की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी तो यहाँ पे लोगों को मोरक्को के बारे में कोई इल्म नहीं था कि मोरक्को भी कोई कंट्री है। और इन 15 सालों में मैंने मोरक्को को माशाल्लाह जितना मैं एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे कर सकता था, और अब ये हालत है कि पाकिस्तान से कई लोग टूरिज़म के लिए जो है मोरक्को जाना पसंद करते हैं। कुछ शादियां जनाब डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो हैं वो मोरक्को के अंदर हुई हैं। हमारा ट्रेड जैसे मैंने बतलाया $500 बिलियन का हो चुका है। कई ट्रेड डेलीगेशंस में हर साल लेके जाता हूँ मोरक्को में, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब बिजनेसमैन एक कंट्री के दूसरे कंट्री से मिलते हैं तो बिज़नेस डेवलप होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ज़्यादातर ट्रेड जो है वो यूरोपियन यूनियन और EU के साथ है, हमारा 65% ट्रेड, और हमने दूसरी कंट्रीज़ की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जो हमें देना चाहिए। अफ्रीका जो है वो तकरीबन 1.5 बिलियन लोगों का एक खित्ता है, मगर इस खित्ते को टू बी वेरी फ्रैंक हमने अनटैप छोड़ दिया है। जिस बिजनेसमैन को आप देखें तो उसकी दौड़ जो होती है वो ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका की तरफ होती है। इसके बरक्स अगर आप देखें चाइनीज़ को तो वो नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं, और यही वजह है कि इस वक्त चाइना जो है वो मोरक्को में भी और अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। लास्ट ईयर मैंने पाकिस्तान के राइस को एक्सपोर्ट्स करने के लिए एक बिरयानी फेस्टिवल का इनेकाद किया मोरक्को का वहाँ पे, और मैंने जनाब यहाँ शेफ़ गुलजार हैं उनको अपने साथ लेके गया, और उन्होंने वहाँ पे कोई 7 किस्म की बिरयानी बनाई चावल से। यानी कि उस डिनर में जिसमें कोई 300-400 टॉप के इम्पोर्टर्स इनवाइटेड थे, डिप्लोमेट्स इनवाइटेड थे, उनके मिनिस्टर्स इनवाइटेड थे, उनको हमने सिर्फ जो था वो चावल से बनी हुई डिफरेंट काइंड की बिरयानी, जिसमें मटन बिरयानी थी, चिकन बिरयानी थी, पायला ये कि उसके अंदर फ़िश वगैरह डाल के हमने उनको दिया, और मीठा जो था उसके अंदर भी ज़र्दा हमने उनको दिया। और आप यकीन करें कि जब वो जा रहे थे तो हमने उन्हें 1 किलो चावल और मसाला बिरयानी का दिया कि वाई डोंट आप अपने घर पे जाके ये आप खिलाएं, और उसके बाद से आपके सुन के ये वो होगी कि कोई $50 मिलियन का पाकिस्तानी राइस जो है वो मोरक्को के अंदर, और अब उनको इतना टेस्ट हमारा डेवलप हो गया है कि वो बिरयानी को जनाब मिस करते हैं, और अक्सर मुझसे पूछते हैं कि नेक्स्ट बिरयानी फेस्टिवल जो है वो कब मोरक्को के अंदर हो रहा है। इसी तरह मोरक्को में हमारी इस वक्त काफ़ी जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उसमें होम टेक्सटाइल बहुत शामिल है, उसमें सर्जिकल गुड्स बहुत शामिल हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हमारे जो हैं वो बहुत शामिल हैं, और ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। और मोरक्को को अगर आप देखेंगे नक्शे पे तो इट्स द गेटवे टू अफ्रीका। मीन्स जितने छोटे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो मोरक्को की तरफ देखते हैं और मोरक्को के अंदर ही आके वो तमाम चीज़ों को करते हैं। सर यकीनन जो आपकी खिदमात हैं ये दो मुस्लिम ममालिक को करीब लाने में, ताकि वो एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकें, वो सराहने के लायक हैं। क्या कोई ऐसा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हम देख सकेंगे फ्यूचर में, इसके हवाले से कुछ काम हो रहा है मोरक्को और पाकिस्तान के हवाले से? शुमाइला, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं हर साल ये करता हूँ कि जब मोरक्को का नेशनल डे होता है तो मैं ये करता हूँ कि नेशनल डे को जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं इसके साथ ही हम मोरक्कन फ़ैशन शो भी करवाते हैं यहाँ पे। और ये फ़ैशन शो मोरक्कन काफ्तान का होता है। मोरक्कन की ख़वातीन आमतौर पे काफ्तान पहनती हैं, जैसे आपने टर्की के अगर ड्रामे कोई देखे हैं अर्तुगरुल गाज़ी वगैरह, वहाँ पे वो ख़वातीन जो हैं लंबे लंबे जो ड्रेस हैं ये काफ्तान कहलाती हैं, और ये बड़े खूबसूरत ड्रेसेस होते हैं। तो मैं हर साल मोरक्को का फ़ैशन शो जो है वो यहाँ पे काफ्तान का करवाता हूँ, और आप यकीन करें कि वो जो डिज़ाइनर अपने ड्रेसेस लाती है वो जाते वक्त सब बिक चुके होते हैं कि इसको इतना लोग पसंद करते हैं। सिमिलरली अब मेरी ख्वाहिश है, और इस साल मैं वर्क कर रहा हूँ क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं रहीं कि हम पाकिस्तान की शलवार कमीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पसंद की जाती हैं। साथ ही हर साल मैं एक मोरक्कन फूड फेस्टिवल कराता हूँ जिसमें हम एक मोरक्कन शेफ़ को लाते हैं और वो यहाँ पे मोरक्कन खाने जो है वो बनाता है, और फिर होटल के अंदर लोग आके उसको ट्राई करते हैं। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ
कि देखिए, अगर कुछ पूरा पाकिस्तान तो मोरक्को विज़िट नहीं कर सकता, मगर कम से कम वो लोग जो मोरक्को नहीं गए हैं, वो मोरक्कन के कल्चर से भी वाक़फ़ियत रखें, उनके खाने को भी ट्राई करें, ताकि उनको पता लगे कि दो कंट्रीज़ में जब एक दूसरे की विज़िट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका खाना खाते हैं, उनके कल्चर को आप देखते हैं, तो आप एक दूसरे से करीब आते हैं। यही वजह है कि आज मोरक्कन्स पाकिस्तान से इतना ज़्यादा क्लोज़ फ़ील करते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि जनाब, वी आर टू ब्रदर कंट्रीज़। जिस तरह टर्की के अंदर पाकिस्तानीज़ को देख के कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर आवर ब्रदर्स, तो बड़ा खुशी होती है ये सुन के कि इस चीज़ में इजाफ़ा हो रहा है, ट्रेड में भी इजाफ़ा हो रहा है, लोगों की टूरिज़म में भी इजाफ़ा हो रहा है। और इसीलिए अब इस बार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एक फ़ैशन शो शलवार कमीज़ का, और ख़ास तौर पे हमारे ब्राइडल ड्रेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। एक और चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ जो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, कि पाकिस्तान के ड्रामे अगर हम इसको डब करते हैं अरबिक लैंग्वेज के अंदर, जिस तरह टर्की कर रहा है अपने ड्रामों को, तो मैं सोचता हूँ कि ये भी बहुत ज़्यादा इसकी भी डिमांड है। इसके लिए हमारी एक आध प्राइवेट चैनल से वहाँ पे बातचीत भी चल रही है। मैंने उनको कुछ एपिसोड्स अच्छे ड्रामों की भेजी भी हैं, और अगर ये वहाँ की मिनिस्ट्री इसको अप्रूव कर देती है और आप इसको अरबिक लैंग्वेज के अंदर डब कर देते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम टर्किश ड्रामे पाकिस्तान में देखेंगे, हमारे ड्रामे जो हैं वहाँ पे देखे जाएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि इससे दोनों कंट्रीज़ और ज़्यादा करीब आएंगे। टूरिज्म के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी आपसे। सर, एक आम पाकिस्तानी जानना चाहता है, अगर वो सयाहत के हवाले से मोरक्को घूमना चाहे तो व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसेस, और अगर कोई कारोबार की नीयत से कोई पाकिस्तानी शहरी मोरक्को जाए तो किस किस्म के मौके वहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तानी शहरियों के लिए? हमारा दोनों कैटेगरीज में हमारा ऑफिस बहुत फैसिलिटेट करता है, क्योंकि ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है कि बिजनेसमैन ज़रूर जाएं वहाँ पे। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर वो मोरक्को में बिज़नेस ट्रिप के ऊपर जाना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑनलाइन पे आप जाके हमें अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 10-15 डेज़ आपको वीज़ा इशू हो जाता है। सिमिलरली अगर आप के पास एयरलाइन टिकट है, आपके पास वहाँ पे होटल की बुकिंग है, तो आप विज़िट के ऊपर भी मोरक्को को विज़िट कर सकते हैं। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, मैं कई ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ कि जो एक बार मोरक्को गई थी और अब हर साल वहाँ पे जाना चाहती हैं, और बड़े उनके दोस्त भी बन गए हैं और वो पसंद करती हैं मोरक्को को। So, what are the challenges and responsibilities of our Consul General? And after being a Consul General of Morocco, what challenges you faced? और साथ साथ हमें ये भी बताते जाएं सर कि क्या महसूस करते हैं आप एक गैर शोहरत याफ्ता डिप्लोमेट होने में और आपकी तरह एक मशहूर डिप्लोमेट होने में क्या मुश्किलात या आसानियाँ पेश आती हैं अपना काम सर अंजाम देते हुए? सुभाला, देखिए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इंसान जो भी काम करे वो हाफ हार्टेडली नहीं करे, फुल हार्टेडली करे। मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि वो सोचते हैं कि अगर किसी मुल्क का झंडा उनको मिल गया तो सब चीज़ें हो गई हैं, मगर मैं ये सोचता हूँ कि इट्स नॉट एनफ। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप उसको पूरा करें। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मेरा मोरक्को के एम्बेसडर, वो मुझे कभी भी नाम से नहीं पुकारते बल्कि कहते हैं कि यू आर माई ब्रदर, और वो हमेशा ये कहते हैं कि तुमने मोरक्को के लिए और पाकिस्तान को करीब लाने में जितनी मेहनत की है वो किसी ने नहीं की है। इस इंटरव्यू के बाद आपको मैं कुछ जगह दिखाऊंगा कि जब मैं ये घर बना रहा था तो मैं मोरक्को के कल्चर से और उसके आर्किटेक्चर से भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, और मैं मोरक्को के आर्किटेक्चर को यहाँ पे लाया। मैंने कुछ जगहों पे मोरक्को को यहाँ पे ऐसा किया कि अगर आप उसको जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप मोरक्को के अंदर मौजूद हैं। और हर साल हमारा जब नेशनल डे मनाया जाता है, किंग की सालगिरह यहाँ पे मनाई जाती है और सब मोरक्कन्स यहाँ पे जमा होते हैं, एम्बेसडर साहब भी आते हैं। तो इंशाल्लाह इस बार मैं आपको भी इनवाइट करूँगा ताकि आप देखें कि कितना रंगारंग उसके अंदर प्रोग्राम होता है, क्योंकि ख़ास तौर पे ये 100 मोरक्कन्स जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, वो जब आते हैं और देखते हैं कि हमारा मुल्क का नेशनल डे जो है पाकिस्तान में इतना गर्मजोशी से मनाया जा रहा है,
तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं मोरक्को में रहता था और पाकिस्तान का नेशनल डे आता था तो मैं बड़ी खुशी खुशी एम्बेसी जाया करता था, शलवार कमीज़ पहन के, और कभी कभार मैं पाकिस्तानी ड्रेस के अंदर, और बड़ी खुशी होती थी क्योंकि मुल्क के बाहर जब आप अपने मुल्क से ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों ममालिक जो हैं वो करीब आ रहे हैं, ट्रेड हमारा बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे की कंट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं, और इसमें और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। हमें अपने मुस्लिम ममालिक से ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए हम, ताकि इससे दोनों मुल्क मुस्लिम ममालिक को फ़ायदा होता है। जब हम पाकिस्तान से कोई चीज़ वहाँ पे कर रहे हैं और हम कोई चीज़ उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में बहुत जल्द आप देखेंगे, मैं काम कर रहा हूँ एक मोरक्कन रेस्टोरेंट के ऊपर। एक मोरक्कन हमाम जो है वो भी बड़ा मशहूर है, जिस तरह टर्किश है, इसी तरह कई मेरे पास इंक्वायरीज़ आई हैं। मोरक्को दुनिया का वाहिद कंट्री है जो ऑर्गन ऑयल प्रोड्यूस करता है, और आप कभी ऑर्गन ऑयल को देखेंगी, ये दुनिया की लेडीज़ के लिए ये बहुत मशहूर ऑर्गन ऑयल है, और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छी आप इसके अंदर फ़र्क महसूस करेंगे अपने ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम मोरक्को से कर सकते हैं, और मेरी आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे कंट्रीज़ तो हमेशा विज़िट पे जाते हैं, इस्लामिक कंट्री मोरक्को का प्रोग्राम बनाएं और आप डेफिनेटली अपना विज़िट जो है उसको एंजॉय करेंगे। Sir, right now, what do you think? What role diplomacy playing in the socio-economic relationships between Pakistan and Morocco? शुमाला, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, डिप्लोमेसी में बहुत चेंज आई है। आज से 50 साल पहले की डिप्लोमेसी ये होती थी कि एक एम्बेसडर या कौंसल जनरल गाड़ी में बैठ के, झंडा लगा के और डिनर अटेंड करता रहता था अपने साथियों के, अपने पुलिस के साथ। रिसेंटली ये हुआ है कि डिप्लोमेसी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब ये है कि जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करें। आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि मोरक्को के एम्बेसडर को जब मैं यहाँ बुलाता हूँ तो वो सबसे पहले मुझे कहते हैं कि जी मुझे कराची चैम्बर का विज़िट करना है, बिज़नेसमैनों से मुझे मिलना है, मुझे फेडरेशन जाना है। और जब मेरे घर पे उनके लिए डिनर होता है तो वो कहते हैं कि जनाब उसमें बिज़नेसमैन कितने आ रहे हैं। ये शो करता है आपको, क्योंकि जब आपके इकोनॉमिक रिलेशंस उस कंट्री के साथ बढ़ेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली रिलेशंस में भी इजाफा होगा। आज के वक्त में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ने रवायती डिप्लोमेसी की जगह ले ली है, और जो लोग हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि बिज़नेसमैनों और इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्ट करें, उनको अपने कंट्रीज़ के अंदर इनवाइट करें, ताकि वो जब आएँ तो उससे बिज़नेस भी बढ़े और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी इजाफा हो। और हमारी भी पूरी तवज्जो यही है कि मोरक्कन बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर्स जो हैं पाकिस्तान आ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान के बिज़नेसमैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मोरक्को जा रहे हैं। मोरक्को को एक फ्री ट्रेड का दर्जा हासिल है, यानी कि मोरक्को हैज़ ए फ्री ट्रेड विद अमेरिका, मोरक्को हैज़ ए फ्री ट्रेड विद यूरोप, मोरक्को हैज़ ए फ्री ट्रेड विद टर्की आल्सो। फ्री ट्रेड का मकसद ये होता है कि अगर मोरक्को की कोई भी गारमेंट्स की या कोई चीज़ इन कंट्रीज़ में जाएगी तो उस पर कोई टैरिफ नहीं होगा। वेरएज़ कि अगर हम अमेरिका डायरेक्ट बेचते हैं तो उसके ऊपर हमें बहुत हैवी टैरिफ पे करना पड़ता है, यूरो। तो मैं हमेशा अपने पाकिस्तानी बिजनेसमैन दोस्तों को ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा कपड़ा है, अगर इस कपड़े को हम ले जाते हैं वैल्यू एडिशन में मोरक्को के अंदर, तो मोरक्को के बाद हमारे पास पूरी दुनिया खुली पड़ी है, यानी कि विदाउट एनी ड्यूटी हम अपनी चीज़ को वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तानीज़ जो हैं सोच रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने हमको फ्री ट्रेड का दर्जा नहीं दिया, यूरोप ने नहीं दिया, बल्कि मोरक्को को उन्होंने ये हैसियत दे रखी है, तो पाकिस्तान के बिज़नेसमैन जो हैं वो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। सिमिलरली मोरक्को के जो बिज़नेसमैन हैं वो भी पाकिस्तान आके
फार्मास्यूटिकल और दूसरी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी फील कि हम बहुत ज़्यादा आगे हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर मोरक्को के मुकाबले में। जी बात करते हैं हम वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की, तो उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो सर फहरिस्त रहता है। जबकि जब पाकिस्तानी शहरियों को कहीं मुल्क से बाहर जाना होता है तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को डिफरेंट कंट्रीज़ का वीज़ा लेना पड़ता है। तो इसके हवाले से क्या इकदाम जारी हैं कि जल्द ही पाकिस्तान भी उन मुल्कों की लिस्ट में आए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक में वो पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री मिल सके? तो मैंने आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पाकिस्तान ने काफ़ी बड़े ये स्टेप्स उठाए जिसके अंदर हमने वीज़ा ऑन अराइवल किया है दुनिया के कई ममालिक के लिए, मगर ये फैसिलिटी हमारे शहरियों को हासिल नहीं है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि हर एक चीज़ में रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर ये चीज़ होनी चाहिए। थोड़ा सा उसमें ये हुआ है कि अफ़गानियों ने पाकिस्तान के नाम को बड़ा बदनाम किया है। एक वक्त में ये हुआ कि जब एक बहुत बड़ी तादाद रेफ्यूजीज़ की पाकिस्तान में रह रही थी तो इन्होंने हमारे पासपोर्ट्स हासिल कर रखे थे, और ये दुनिया में जहाँ पे भी गए जाने के बाद फिर ये इलीगली वहाँ से वापस नहीं आए। अच्छा होता ये है क्योंकि उनके पास पासपोर्ट्स हमारे होते हैं तो लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद अभी रिसेंटली एक काफ़ी बड़ा क्रैकडाउन हुआ है जिनमें उन लोगों को जिन्होंने रिश्वत लेके पाकिस्तान के पासपोर्ट्स जो थे अफ़गानियों को बेचे थे उनके ऊपर बड़ी सख्ती हुई है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अब बातचीत चल रही है इन ममालिक के साथ जिनको हमने फ्री स्टेटस दिया हुआ है कि वीज़े के बगैर उनके शहरी यहाँ पे आ सकते हैं, और हमें अभी इसके अंदर काफ़ी आई है। मेरे ख़्याल से कतर एक कंट्री है जहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है, श्रीलंका के अंदर भी हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ और कंट्रीज़ भी अब हमारे साथ ये कर रहे हैं। सऊदी अरब ने भी हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया है कि अगर किसी भी पाकिस्तानी के पासपोर्ट के ऊपर यूरोप या अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है तो अब वो भी इन कंट्रीज़ में जा सकता है। टर्की का भी ये है कि अगर पाकिस्तानी आपके पासपोर्ट के ऊपर ब्रिटिश या अमेरिकन वीज़ा लगा हुआ है तो फिर आपको उनके वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और आप वहाँ पे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास यूके या अमेरिका का वीज़ा हो। सर, आप इतने वर्सटाइल पर्सनालिटी के मालिक हैं, इतने मुख्तलिफ महाज़ों पे काम कर रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आपकी खसूसी हैसियत है। इसके अलावा सर आप एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं, इसके अलावा आप ऑनररी कॉन्सुलेट जनरल भी हैं। तो हाउ डू यू मैनेज टू बी देयर एट ऑल द प्लेसेस? एक चीज़ आप बतलाना भूल गई कि मैं एक प्रेसिडेंट हूँ मेक ए विश फाउंडेशन का भी। सर मेरा अगला सवाल उसी के बारे में NGO था। है जो वो बच्चे जो कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला होते हैं उनकी जो भी लास्ट विश होती है उसको ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी करती है, और दुनिया की सबसे बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के 55 कंट्रीज़ में है और पाकिस्तान इसका एफिलिएट मेंबर है। और मैं मेक ए विश फाउंडेशन का जो हूँ फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ। मैं इस फाउंडेशन को कोई 13 साल पहले लाया था, और अब तक हम तकरीबन कोई 20,000 बच्चों की जो कि जानलेवा मर्ज से मुब्तला थे आखिरी ख्वाहिशात की तकमील कर चुके हैं। इसमें कई बच्चे आज हमारे दरमियान नहीं, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे दुनिया से रुखसत होते हुए इनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट थी, और वो मुस्कुराहट उनकी मोस्ट चेरिश विश जो थी उसकी पूरी होने की थी। और जितनी चीज़ें भी मैं कर रहा हूँ, चाहे वो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, चाहे मैं कौंसल जनरल हूँ, आई आल्सो राइट फॉर द न्यूज़पेपर आल्सो, मैं उनके लिए भी लिखता हूँ, को थोड़ा बहुत सियासत से भी मेरा ताल्लुक़ है। आपका सवाल ये था कि हाउ डू यू मैनेज। देखिए लाइफ में अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ी सी हमारे साथ पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम टाइम मैनेजमेंट पे बिलीव नहीं करते, और हम बहुत सारा वक्त जो है वो अननेसेसरी चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं। अगर हम टाइम मैनेजमेंट सीख लें तो मेरा ख्याल है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। Thank you so much for joining us, sir. This is me, Shumaila Aslam. You are watching Diplomatic Answers. See you next time.